जय हिंद साथियों। अपन लास्ट लेक्चर में बायनोमियल थ्योरम की बात कर रहे थे, तो उसमें अपने बेसिक पॉइंट्स पे बात कर रहे थे कि x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, उनसे रिलेटेड अपन पॉइंट्स देख रहे थे। तो अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आप अपना चैप्टर चल रहा है बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये एक्सपेंशन सबको याद होना चाहिए। x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, ये तो सबको याद होना चाहिए। क्या होता है, NC0 इंटू एक्स की पावर n प्लस NC1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू वाई की पावर 1 प्लस NC2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू वाई की पावर 2। ऐसे चलता जाएगा। और अपने पास जनरल टर्म आएगा NCR इंटू एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर आर। ऐसे चलता जाएगा। इसके बिना सारा का सारा काम क्या है, अधूरा है। यदि ये याद नहीं है तो बायनोमियल चैप्टर को भूल जाना कि उसके आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता है तो सब कुछ आ जाएगा। अक्स की जगह माइनस वाई रिप्लेस कर देंगे तो अक्स माइनस वाई की पावर का एन का एक्सपेंशन आ जाएगा। अक्स की जगह वन और वाई की जगह अक्स रिप्लेस कर देंगे तो वन प्लस अक्स की पावर एन का एक्सपेंशन आ जाएगा। ऐसे ही वन माइनस अक्स की पावर एन का एक्सपेंशन भी आ जाएगा, ठीक है। और अपन ने जनरल टर्म देखा, जनरल टर्म क्या आता है, टी आर प्लस वन एथ, वो किसके इक्वल आता है, एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर, ठीक है। अब अपन ने आगे बात करते हैं कि यदि एंड से pth टर्म पूछे तो आगे से कौन सा टर्म हो जाएगा, n प्लस वन माइनस पी प्लस वन, ठीक है। पीछे से pth टर्म पूछे तो आगे से कौन सा जाएगा, n प्लस वन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n प्लस वन माइनस पी प्लस वन, ठीक है। तो वो आगे से जाएगा। और यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो x को y से और y को x से रिप्लेस करके उसका एक्सपेंशन लिखना हो तो वो आगे से pth टर्म बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट लेक्चर में मैंने सब कुछ अच्छे से समझा दिया था। यदि किसी को नहीं हवा लग रही है तो पहले जाकर वो लेक्चर देख के आए, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं। ये वाला नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये अपन को निकालना है कि NCR प्लस NCR माइनस वन, ये अपने पास n प्लस वन CR के इक्वल होता है। ये अपन को प्रूफ करना है। NCR प्लस NCR माइनस वन इक्वल टू n प्लस वन CR के इक्वल होता है। ये अपन को निकालना है। तो देखिए NCR किसके इक्वल होता है, जो कि अपन ने PNC में देखा था। n में से यदि r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने तो वो किसके इक्वल आता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, देखिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आर फैक्टोरियल को अपन ऐसा लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, इसको लिख दिया अपन ने r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही इसको अपन ने लिख दिया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसको लिख दिया अपन ने n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल और r माइनस वन फैक्टोरियल, देखिए दोनों में से कॉमन आ रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ से अपने पास आ गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, और अंदर अपने पास आ जाएगा वन बाई आर प्लस वन अपॉन n माइनस आर प्लस वन। बोलो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद में अपने पास बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, और यह बन जाएगा r माइनस वन फैक्टोरियल। एलसीएम आ गया अपने पास n माइनस आर प्लस वन प्लस आर डिवाइडेड बाई r इंटू एन माइनस आर प्लस वन। बोलो कोई परेशानी, r से r कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखिए ऊपर अपने पास क्या बन गया, ऊपर अपने पास बन गया n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, नीचे अपने पास बन गया n माइनस आर प्लस वन, तो ये अपने पास बन गया n माइनस आर फैक्टोरियल
इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन। बोलो कोई परेशानी नहीं। अब देखिए इन दोनों टर्म्स को अपन एक साथ लिख सकते हैं फैक्टोरियल में, और इनको भी अपन एक साथ लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला तो देखिए एक साथ होकर तो बन गया एन प्लस वन फैक्टोरियल, और ये वाला इसको किया तो ये अपने पास बन गया एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, और ये अपने पास बन गया आर का फैक्टोरियल। कोई परेशानी नहीं है। और यही किसके इक्वल हो गया, एन प्लस वन सी आर के इक्वल, देख लीजिए। और यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आई थिंक दिख रहा होगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन सी आर इक्वल्स टू एन बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ये अपन को देखना है, और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट काम आएगा। ये वाला उतना खास नहीं है, लेकिन ये वाला खास है, और याद करना भी कोई खास परेशानी नहीं आएगी याद करने में। एन सी आर इक्वल टू एन बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। क्लियर। अब इसको अपन को देखना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना तो राइट हैंड साइड से उठा लीजिए। राइट हैंड साइड से देखिए एन बाई आर है और एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर, तो ये एन माइनस आर फैक्टोरियल बन जाएगा, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा आर माइनस वन फैक्टोरियल। कोई परेशानी नहीं। तो आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल क्या बन गया, आर फैक्टोरियल, और ऊपर है अपने पास एन माइनस वन इंटू एन, तो ये बन गया एन फैक्टोरियल, और ये बन गया एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। कोई परेशानी नहीं। और यही तो किसके इक्वल होता है, एन सी आर के इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं मिडिल टर्म्स के। आई थिंक नोट कर लिया होगा, ठीक, नोट कर लिया हो तो आगे बात करते हैं। देखिए मिडिल टर्म्स की बात करते हैं, तो हेडिंग बना लीजिए, मिडिल टर्म्स n x प्लस वाई की पावर n। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मिडिल टर्म्स की बात करते हैं, तो दो केस बनेंगे। यदि अपने पास n की वैल्यू यदि इवन हो जाए, n इवन हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, ओड हो जाएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो गए तो क्या करना पड़ेगा अपन को, n अपने पास इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास बनेंगे ओड। तो अपने पास मिडिल टर्म आएगा, मिडिल टर्म अपन को लेना है n बाई टू प्लस वन नेथ टर्म। को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अपने पास मिडिल टर्म बनेगा। और यदि n का वैल्यू ओड है, यदि n का वैल्यू ओड है तो n प्लस वन बन जाएगा इवन। तो अपने पास जो टी एन प्लस वन बाई टू एथ टर्म मिडिल होगा, और एक कौन सा होगा, टी एन प्लस वन बाई टू प्लस वन एथ टर्म मिडिल टर्म होगा। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो साइड में, यदि n का वैल्यू इवन है देन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, ओड। तो ओड हो गए तो अपने पास मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, मिडिल टर्म अपने पास बन जाएगा n बाई टू प्लस वन एथ टर्म, ठीक है। और यदि n का वैल्यू अपने पास ओड है, यदि n का वैल्यू ओड है तो अपने पास दो मिडिल टर्म आएंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास बन गए, नंबर ऑफ टर्म्स बन गया अपने पास इवन।
यदि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो अपने पास मिडल टर्म्स आ जाएंगे, मिडल टर्म्स आएंगे अपने पास। एक तो आएगा इवन, इवन मतलब n+1/2th टर्म आ जाएगा, और एक आएगा अपने पास n+1/2 + 1th टर्म। कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ऐसे कैसे पता होना चाहिए, n ओड हो जाए, यदि याद नहीं है इनमें से कुछ भी, n ओड हो जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन बन जाएंगे, इवन बन जाएंगे इवन/2 + इवन/2 + 1, ठीक है, 2 टर्म्स हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। अब अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाया उन सबको नोट कर लीजिए, अब क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। क्लियर? अब क्वेश्चंस करते हैं, तब और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, कुछ खास डाउट नहीं रहेंगे। देखिए ना, मैं बोल रहा हूँ ना, यदि आप साथ साथ लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी समझने में, और जेई में भी आराम से आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे यदि आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं प्रत्येक चैप्टर्स को। जो जो मैं चैप्टर करवा रहा हूँ उनको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आपको जेई में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। देखिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द फोर्थ टर्म, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, अपने पास है 2x - y/2⁷। इसमें अपन को फोर्थ टर्म बताना है, ठीक, ये अपने पास क्वेश्चन है। तो फोर्थ टर्म बताना मतलब, फोर्थ का मतलब अपन जनरल टर्म लिख लेते हैं। TR + 1th टर्म कौन सा होता है, NCR × x⁻r होता है, कोई परेशानी नहीं। तो अपन को फोर्थ चाहिए, T फोर्थ चाहिए, मतलब फोर्थ को अपन क्या लिख सकते हैं 3 + 1। अब ऊपर वाले से कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो गया 7, 7c3 × x की जगह क्या है 2x है, तो 2x⁻7 - 3, ठीक है, और y की जगह अपने पास -y/2, तो -y/2 की पावर कितना हो जाएगा 3। तो यही अपने पास क्या है फोर्थ टर्म है, तो ये आ जाएगा 7c3 × 2x⁴ × -y/2 यही अपने पास क्या है फोर्थ टर्म है। यदि फोर्थ टर्म का एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट पूछता तो कोफिशिएंट क्या हो जाता है 7c3 × 2⁴ × -1/2⁵, ठीक है, वही अपने पास कोफिशिएंट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। मिडिल टर्म इन, इसके अंदर अपन को मिडिल टर्म बताना 2x² - 1/3x⁻11, ठीक है, इसमें अपन को मिडिल टर्म बताना है। देखिए यहाँ पे देखिए n का वैल्यू क्या है, ओड है, n 11 है जो कि ओड है, ओड है तो अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 11 + 1 कितने हो गए 12, तो अपने पास 12 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, तो इसमें मिडिल टर्म कितने आएंगे 2 आएंगे। तो अपने पास मिडिल टर्म कौन कौन से हो जाएंगे, मिडिल टर्म्स वो हो जाएंगे अपने पास, एक तो हो जाएगा T6 एंड एक हो जाएगा T7, 2 अपने पास मिडिल टर्म होंगे, या वो 6 और 7 होगा। तो 6 निकालने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, T6 = क्या लिख देना चाहिए, T5 + 1 लिख देना चाहिए। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 11c5 × 2x² की 6 × -1/3x⁵, और सेवन्थ टर्म किसके इक्वल आ जाएगा T6 + 1, इसको अपन लिख देंगे 11c6 × 2x² की 5, और ये आ जाएगा -1/3x⁴। ये दोनों टर्म्स क्या होंगे, मिडिल टर्म्स होंगे, कोई परेशानी आई थिंक नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा मेरा आवाज़ बदला बदला लग रहा होगा आपको, क्योंकि मेरे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरा गला
ख़राब है बहुत ज़्यादा मेरा, क्योंकि जुकाम काम खांसी वांसी बहुत ज़्यादा चल रही है इस वक्त, तो इस वजह से थोड़ा आवाज़ में बदलाव लग रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ सब चीज़ें समझाने की, तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ऊपर वाले एक्सपेंशन को मैं हटा देता हूँ। और सब साथ साथ सभी क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलना है। खुद से क्वेश्चंस बनते तो बहुत अच्छी बात है, और यदि कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहा तो उसको अच्छे से नोट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टर्म, independent of x in the expansion of एक्सपेंशन अपन को दिया है x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 12, इसको यूज करना है। अपन को वो टर्म्स बताना, फाइंड द वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन। अपन को वो टर्म बताना जो x से इंडिपेंडेंट हो। x से इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या हो रहा है कि उसमें x नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो x नहीं आ रहा तो अपन को नहीं पता कि कौन सा टर्म है, तो अपन अज्यूम कर लिए कि लेट टी आर प्लस 1th टर्म इज इंडिपेंडेंट, ये अपन ने अज्यूम कर लिया। तो ये अपन ने अज्यूम कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि टी आर प्लस 1th इक्वल टू क्या होता है एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर। तो अपन को आर का वैल्यू निकालना है, तो आर कैसे आ जाएगा, देखिए ये हो गया 12CR इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 12 माइनस आर इंटू वाई की जगह 1/x की पावर आर। तो x की जो भी पावर्स बने उनको जीरो के इक्वेट कर दो, तो 12CR इक्वल टू क्या हो गया x की पावर 24 माइनस 2r इंटू ये बन जाएगा x की पावर माइनस r, ठीक है। तो ये बन गया 12CR इंटू एक्स की पावर 24 माइनस 3r इंटू ये बन गया। अब अपन को x से इंडिपेंडेंट चाहिए, मतलब जो भी x की पावर सब वो कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो जीरो होनी चाहिए, तो क्या हो गया 24 माइनस 3r इक्वल टू 0। तो अब r का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। तो अपने पास कौन सा टर्म हो गया, अपने पास टर्म हो जाएगा अपने पास 9th है, मतलब t 9th क्या हो जाएगा इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, ठीक है। 9th टर्म अपने पास इंडिपेंडेंट होगा x से, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और उसका वैल्यू पूछे तो वो कितना आ जाएगा 12C8 या 12C4, क्योंकि NCR का वैल्यू NCN माइनस आर के इक्वल होता है, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 इन x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10। इसमें अपन को वो बताना कि x की पावर 15 का कोफिशिएंट क्या होगा, काफी सिमिलर है। अब इसमें भी अपन ने इंडिपेंडेंट की बात किया, तो अपन ने x की पावर थी उसको जीरो के इक्वेट कर दिया, तो वहां से अपने पास r का वैल्यू आ गया। यहाँ पे जो भी x की पावर बने उसको क्या कर दो 15 के इक्वेट कर दो, तो जैसे 15 के इक्वेट करेंगे तो अपने पास वहां से जो भी r की वैल्यू आएगी उसके लिए वो जो टर्म्स हो जाएगा उसके रेस्पेक्ट में अपन कोफिशिएंट निकालेंगे उसका, ठीक है। तो देखिए, तो अपने पास होना चाहिए टी आर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया NCR इंटू एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर r। तो ये अपने पास NCR का मतलब 10CR एक्स की पावर 10 माइनस आर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर की पावर r
कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, tan सी आर इंटू -1 की पावर आर इंटू एक्स की पावर tan -r -2r। कोई परेशानी नहीं, क्लियर। सॉरी, एक्स की पावर 2r ऐड होगा इसमें, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो अब ये अपने पास बन गया tan सी आर इंटू -1 की पावर r इंटू एक्स की पावर 10 प्लस r। अब अपन को x की पावर 15 चाहिए, तो देयरफॉर x की पावर 15 के लिए क्या होना चाहिए, 10 प्लस r का वैल्यू कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। मतलब r का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। r इक्वल टू 5 के लिए अपने पास x की पावर 15 का कोफिशिएंट बन जाएगा। तो जो अपने पास जो टर्म होगा वो 6 होगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan सी 5 इंटू -1 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 15 बन जाएगा। तो अपने पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 15 कितना आ गया, वो हो जाएगा अपने पास -tan सी 5। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। मार्कर फीके चल रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मिडिल टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड द मिडिल टर्म in the expansion of, find the middle term in the expansion of x प्लस 1/x की पावर 7। इसमें अपन को मिडिल टर्म बताना है इसके एक्सपेंशन में। तो मिडिल टर्म की जैसे ही बात करें तो सबसे पहले अपनी नजर जानी चाहिए n के ऊपर। x प्लस 1/x की पावर 7 है, तो अपने पास n 7 है। 7 होने का मतलब क्या हो गया, ओड है। ओड है तो अपने पास नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास हो गए 8, क्लियर। तो अपने पास मिडिल टर्म्स आएंगे, मिडिल टर्म्स वो होंगे अपने पास, एक तो होगा T4 होगा, एंड एक होगा T5, ठीक है। तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, T4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T3 प्लस 1। तो ये आ जाएगा अपने पास 7C3 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 1/x की पावर 3, ठीक है। और T5 आ जाएगा अपने पास T4 प्लस 1। इसका मतलब क्या हो गया, 7C4 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू 1/x की पावर 4। तो ये अपने पास 2 मिडिल टर्म्स होंगे, और ये दोनों क्या होंगे, इसके आंसर होंगे। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको भी हटा देता हूँ। आई थिंक समझ में आ गया होगा, आप खुद से बना दीजिएगा यदि नोट नहीं कर पाए तो, या फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है इवेल्युएट 1 प्लस √2 की पावर 7 प्लस 1 माइनस √2 की पावर 7। इसका वैल्यू को क्या करना, निकालना अपन को। अब देखने में से ऐसा बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के बाद में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिखे तो क्या करना है, देखिए बात करते हैं। देखिए 1 प्लस √2 है,
1+√2 का एक्सपेंशन अपन ऐसे लिख सकते हैं 7c0 इंटू 1 की पावर 7, ठीक है, प्लस फिर आएगा 7c1 इंटू √2 की पावर 7, फिर सॉरी 6 आएगा, फिर आएगा अपने पास 7c2 इंटू √2 की पावर 5, ऐसे चलता जाएगा G1 2, ऐसे ही फिर आएगा 7c3 इंटू √2 की पावर 4, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट अपने पास आएगा 7c3 थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया अपन ने। 7c0 इंटू 1 की पावर n होता है, 7c1 यहाँ पे 1 आएगा, वो उल्टा एक्सपेंशन लिख दिया मैंने, ठीक है, तो उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने लास्ट में आएगा 7c7 इंटू √2 की पावर 7, क्लियर। अब ऐसे अपन 1 - √2 की पावर 7 का एक्सपेंशन लिखेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 7c0 - 7c1 इंटू √2 प्लस 7c2 इंटू √2 का स्क्वायर माइनस 7c3 इंटू √2 की पावर 3, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट वाला ऑर्डर तो माइनस आएगा 7c7 इंटू √2 की पावर 7, कोई परेशानी। जो √2 के साथ माइनस साइन था उसको मैंने बाहर निकाल लिया, क्लियर। अब अपन को दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो देखिए ओड जिनके पास √2 की पावर जितनी भी ओड हैं या ओड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स वो सब के सब देखिए निपट जाएंगे, ठीक है, और अपने पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा जो अपन को चाहिए 1+√2 की पावर 7 प्लस 1 - √2 की पावर 7, और राइट हैंड साइड अपने पास 2 टाइम्स हो जाएंगे सबके सब जो इवन वाले टर्म्स हैं, कौन कौन से 7c0 7c2 7c4 7c6, कोई परेशानी नहीं है, यही इसका फाइनल आंसर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7c0 कितना हो जाएगा 1, 7c2 7 इंटू 6/2, 7c4 क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 6 कितना हो जाएगा 7 ही आ जाएगा, क्लियर। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 3 हो गया, तो ये अपने पास आ जाएगा 1 प्लस 7 3 21 प्लस 7 5 35 प्लस 7, तो ये अपने पास जितना भी बने ऐड करने के बाद 22 प्लस 7 29 29 प्लस 35, ये होना चाहिए 64 हो गया होगा, 29 प्लस ये हो गया 64, ठीक है, 64 इंटू 2 कितना हो गया 128, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा 128। सॉरी कुछ गड़बड़ी की है अपन ने, ओह सॉरी यार, अपन ने गड़बड़ी क्या की है कि अपन ने जो ये इनके √2 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे √2 की पावर 4 भी आएगा और यहाँ पे √2 की पावर 6 भी आएगा, ठीक है, ऐड करते वक्त अपन ने √2 की पावर्स को अपन भूल गए, ठीक है, तो अब देखिए गलती हो गई है अपन से, तो ये अपने पास आ जाएगा 7c0 प्लस ये हो जाएगा 2 टाइम्स 7c2, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 मतलब 4 टाइम्स 7c4 प्लस 2 की पावर 6 मतलब 2 की पावर 3 मतलब ये हो जाएगा 8, तो 8 टाइम्स 7c6, तो इसको अपन जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 478, ये इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर लेना, कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है। हमेशा इस टाइप का फॉर्मेट ही बना है, रूट कुछ भी बने अंदर उसकी पावर ओड आ जाए तो ओड वाले टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमेशा ऐसा ही बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट वैसे ये सिखाना चाहता था कि मैं जैसे भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ऐसे अपन को लिखना और फिर ऐड कर देना है, तो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास √3 + 3 की पावर 5 माइनस √3 - 3 की पावर 5, ये अपने पास क्वेश्चन है। ठीक है, √3 + 3 की पावर 5 माइनस √3 - 3 की पावर 5। देखिए इसमें से √3 की पावर 5 बार कॉमन आ जाएगा तो अंदर अपने पास बन जाएगा 1 + √3, और यहाँ से अपन √3 की पावर 5 बार ले ले तो अंदर अपने पास बन जाएगा 1 माइनस √3 की पावर होल 5। कोई परेशानी नहीं है। तो हम देखिए दोनों से अपन √3 की पावर 5 कॉमन ले सकते हैं, तो √3 की पावर 5 बार आ गया तो अंदर अपने पास बन गया 1 + √3 की पावर 5 माइनस 1 माइनस √3 की पावर 5। कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए 1 + √3 की पावर 5, 1 + √3 की पावर 5 और अपन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 5c0 + 5c1 × √3 + 5c2 × √3 का होल स्क्वायर + 5c2 5c3 √3 की पावर 3, ऐसे चलता जाएगा अप टू 5c5 × √3 की पावर 5। को डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे सिमिलरली अपन 1 माइनस √3 की पावर 5 का एक्सपेंशन भी अपन लिख सकते हैं, तो वो आ जाएगा 5c0 - 5c1, जो भी ओड है उनके साथ आगे माइनस आ जाएगा, + 5c2 × √3 का होल स्क्वायर - 5c3 × √3 का क्यूब, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले में आएगा -5c5 × √3 की पावर 5। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अब देखिए दोनों को अपन को बीच में माइनस साइन है, बीच में माइनस साइन है तो क्या करना चाहिए? एक सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करिए तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस बन जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा। देखिए यहाँ पे जो इवन टर्म्स हैं जिनके बायनोमियल कोफिशिएंट्स इवन्स हैं, 5c0 5c2 5c4, वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपने पास यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के बाद में अपने पास 1 + √3 की पावर 5 माइनस 1 माइनस √3 की पावर 5, इसका वैल्यू बचेगा, ये 2 कॉमन आ गया तो 2 टाइम्स अंदर बन जाएगा 5c1 × √3 + 5c3 × √3 की पावर 3, ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में ये बनेगा 5c5 × √3 की पावर 5। को डाउट नहीं होना चाहिए। √3 अपन अंदर से कॉमन ले सकते हैं। अब इसकी जगह सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं जो भी अपने पास आई। ठीक है, तो अपने पास फाइनली आंसर इसका आना चाहिए √3 की पावर 5, एक √3 यहाँ से ले लिया, 2 × √3 एक और आ गया बाहर अंदर से। अब अपने पास अंदर बन जाएगा 5c1 + 5c3 × √3 का स्क्वायर + 5c5 × √3 की पावर 4। क्लियर? कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये बन गया √3 की पावर 6, तो √3 की पावर 6 होने का मतलब 2 × 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। कोई परेशानी नहीं। 5c1 का वैल्यू कितना हो गया 5, 5c3 का वैल्यू 5 × 4 / 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और √3 का पावर 2 मतलब 3, + 5c5 कितना हो गया 1 × √3 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना हो गया 9। कोई परेशानी नहीं, ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो 3 की पावर 3 कितना हो गया 27, 27 × 2 कितना हो गया 54, 54 टाइम्स अंदर अपने पास मिल जाएगा 5 प्लस ये हो गया 5 × 10, 10 × 3 30, 30 + 9। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9 + 5 14, 14 + 30 44, और 44 × 54, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने पास आंसर आएगा फाइनली, अपने पास आंसर आएगा 2376। 2376 इज द करेक्ट आंसर। तो इसको अपन सिंपलीफाई करेंगे तो ये फाइनल आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि अपन जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे तो ऐसे अप्रोच करना है। ठीक है, ऐसे देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा था लेकिन कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको मैं बता देता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है in the expression of 1 plus x की पावर 10 the coefficient of 4r plus fifth term is equal to the coefficient of 2r plus 1th term, then find r। अपन को r का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अपन को r का वैल्यू निकालना, तो देखिए समझते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 10, 1 प्लस एक्स की पावर 10 का एक्सपेंशन है, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर, जहाँ पे आर अपने पास चल रहा है 0 से लेकर 10 तक जाएगा, और यहाँ पे एन की जगह कितना पुट कर दो 10। कोई परेशानी नहीं है। ये अपन जानते हैं एक्स प्लस वाई की पावर एन होता है, तो यहाँ पे एक्स की जगह कितना है 1 है, तो यहाँ पे एन सी आर इंटू एक्स की पावर आर कर दे, तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब देखिए अपन को बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ 4r प्लस फिफ्थ, ठीक है, मतलब कोफिशिएंट मतलब टी 4r प्लस फिफ्थ टर्म का अपन को होता है, मतलब इसमें अपन पहले टर्म्स निकाले तो क्या होती है, इसको ऐसे लिख दिया +1। अब इसमें अपन लगा सकते हैं डायरेक्ट, क्या हो जाएगा 10c r, r की जगह कितना है 4r प्लस 4 इंटू एक्स की पावर r, एक्स की पावर r का मतलब कितना हो गया 4r प्लस 4। कोई परेशानी नहीं है। तो इसका कोफिशिएंट तो ये हो गया, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ 4r प्लस फिफ्थ टर्म इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ क्या है 2r प्लस 1h है, इसके इक्वल बोला है, ठीक है, इक्वल बोला है। तो पहले तो अपन t 4r प्लस 1h का फिफ्थ का निकाल लिया, अब t 2r प्लस 1h का निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2r प्लस 1 लिख लेंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 10c2r इंटू एक्स की पावर 2r। अब ये कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, तो कोफिशिएंट्स तो यही बचे, क्योंकि एक्स के अंदर कोई अदर कांस्टेंट नहीं है, तो कोफिशिएंट तो यही रहेगा। तो यहाँ से अपन को जैसे कंडीशन बोला है उसके हिसाब से अपने पास मतलब 10c4r प्लस 4 किसकी इक्वल आना चाहिए 10c2r के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, 2r के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या होना चाहिए, या तो ये इक्वल होना चाहिए, मतलब 4r प्लस 4 इक्वल्स टू 2r होना चाहिए। तो यहाँ से 2r इक्वल्स 2r प्लस 2 कितना आ गया 0, तो r का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। तो मतलब क्या होगा कि ये अपने पास होगा 10c4r प्लस 4 इक्वल्स टू 10 माइनस 2r, तो ये सब स्क्रिप्ट जो लिखे हुए हैं वो इक्वल होंगे, तो 4r प्लस 4 इक्वल्स टू 10 माइनस 2r होना चाहिए, तो 2r इक्वल्स टू कितना आ गया 6 है, तो r का वैल्यू अपने पास कितना आ गया 3। अब अपन से क्या पूछ रहा है r ही तो पूछ रहा है, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो r का वैल्यू 3 नहीं आ रहा है, सॉरी -2 आ रहा है, तो यहाँ इधर आने के बाद में 6r होगा, 6r से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो अपने पास r का वैल्यू होगा 1। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये वाला स्टेप यदि नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। अपन जानते हैं कि एन सी आर का वैल्यू किसके इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैंने इसमें एन सी आर की जगह मैंने एन सी एन माइनस आर रिप्लेस कर दिया, क्योंकि यदि दोनों क्वांटिटी इक्वल हैं तो ये वाला इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से इक्वल किया तो कुछ आर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अदरवाइज यही पॉसिबल केस बनता है कि एन सी एन माइनस आर के इक्वल होना चाहिए, तो उसको किसी को भी एक को एन माइनस आर कर दिया
तो वहाँ से फिर जो सब स्क्रिप्ट में लिखा है उसको इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास वहाँ से आर का वैल्यू आ गया। आर का वैल्यू अपने पास यहाँ से आ गया 1, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई थिंक नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ टर्म independent of x in x sin alpha plus 1 by x cos alpha raised to power 10। ये अपने पास क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ टर्म जो कि x से इंडिपेंडेंट है इसके अंदर, ठीक है, वो अपन को बताना है। तो जैसे अप्रोच मैंने बताया उसी हिसाब से अप्रोच करना है। नहीं पता अपन को कौन सा टर्म है तो अपन ने जनरल लिख लिया TR+1, वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan CR इंटू एक्स साइन एल्फा की पावर 10 माइनस R इंटू वाई की पावर R मीन्स 1 बाई एक्स इंटू कोस एल्फा की पावर R। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो अक्स की पावर्स को एक जगह करिए, अक्स की पावर्स को एक जगह करेंगे तो अपने पास बनेगा tan CR इंटू अक्स की पावर 10 माइनस R इंटू साइन एल्फा की पावर 10 माइनस R इंटू ये बन गया अक्स की पावर माइनस R इंटू कोस एल्फा की पावर R। कोई परेशानी नहीं है। अब अपन को सबसे पहले बात करना है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ अक्स, अक्स से इंडिपेंडेंट है। अक्स से इंडिपेंडेंट मतलब जो अक्स की पावर्स का सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो उसको कर निकाल लेते हैं, तो वो आ गया tan CR इंटू अक्स की पावर ये बन जाएगा 10 माइनस 2R, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी रेस पावर तो ऐसे कैसी है, ठीक है, इंटू कोस एल्फा की पावर R। तो अब R का वैल्यू निकालने के लिए अपन को बोला है कि x से इंडिपेंडेंट है, देयरफॉर 10 माइनस 2R कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो R का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 5 आ गया, ठीक है। तो 5 आ गया तो इंडिपेंडेंट टर्म कौन सा हो गया, T6 है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, tan C5 इंटू साइन एल्फा की पावर 5 इंटू कोस एल्फा की पावर 5 बन जाएगा। कोई परेशानी नहीं। अब अपन को ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए अपन को, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो अल्फा से 2 अल्फा में जाते हैं, जिस एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा tan C5 अपन 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 की पावर 5 इंटू ये अपने पास बन गया 2 टाइम्स साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा की पावर 5। तो ये अपने पास बन गया tan C5 डिवाइडेड बाई 32, और ये अपने पास बन गया साइन 2 अल्फा की पावर 5। क्लियर। अब साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अपने पास ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू जो अक्स से इंडिपेंडेंट है वो कितनी हो जाएगी, tan C5 डिवाइडेड बाई 32। यही इसका फाइनल आंसर होगा, tan C5 डिवाइडेड बाई 32। ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है क्योंकि साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा दौड़ नहीं सकता। तो मैक्सिमम वैल्यू जैसे 1 रखेंगे तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, वही इसके लिए क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट हो जाएगी। तो इसका फाइनल आंसर होगा tan C5 डिवाइडेड बाई 32। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर। कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे अभी काफ़ी, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक इतना ही रखते हैं और बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।